हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे तैमूर लिंग के बारे में। ये ऐसा शासक था जिसने जिंदा लोगों की मीनार बना दी थी। अब इसके बारे में जानेंगे तैमूर लिंग भारत क्यों आया था और आते ही दिल्ली में कत्लेआम क्यों मचा दिया था। इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बड़ी बाधाओं के बाद भी तैमूर लिंग दिल्ली तक पहुंचा। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने इस शहर में ऐसा कोहराम मचाया कि दिल्ली को पनपने में 100 साल लग गए। अभी दिल्ली पहुंचने में 1000 किलोमीटर की दूरी बाकी थी और महीनों का वक्त रास्ते में बर्फ से ढकी चट्टानें, गर्मी से झुलसा देने वाले रेगिस्तान और बंजर जमीनें, रास्ते में एक ही नदी के इतने घुमाव मिलते कि दिन भर में 40 बार उसे पार करना पड़ता। यहाँ खाने का एक दाना नहीं उगाया जा सकता। जो रसद लेकर चले थे उसी से काम चलाना पड़ता था। रास्ते ऐसे कि सैनिकों का चलना मुश्किल था। जो रास्ते बने वो भी रपटीले और पथरीले, ऐसे जिन पर पैदल आदमी ना चल पाए। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से हजारों घोड़े और सैनिक फिसल फिसल कर खाइयों में गिर चुके। कई सैनिक बीमार हो चुके थे, उन्हें रास्ते में वापस भेजा गया। रास्ते में वजीरों को कई बार मजबूर होकर बादशाह से कहना पड़ा कि हुजूर आप घोड़े से नीचे उतरिए, क्योंकि रास्ता ऐसा नहीं है कि घोड़े पर बैठकर चला जा सके। बादशाह को खुद कई मीलों तक पैदल चलना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका इरादा नहीं बदल रहा था। उसे केवल अपना लक्ष्य नजर आ रहा था। एक गुप्तचर ने उसे कुछ रोज पहले ही आकर जो बताया था, उसके बाद से उसके जहन में लालच भर गया था। सोते जागते चलते फिरते उसे हीरे जवाहरात दिखता था बड़ा खजाना, और साफ कहे तो उसे दिखती थी हिंदुस्तान की धड़कन कहे जाने वाली दिल्ली। दिल्ली की दौलत में ये बादशाह अपना मुस्तकबिल देख रहा था। इसका नाम है तैमूर लिंग। आज कहानी मंगोली शासक तैमूर लिंग के भारत पर आक्रमण की। कैसे बड़ी बाधाओं के बाद भी तैमूर लिंग दिल्ली तक पहुंचा। फिर कैसे उसने इस शहर में ऐसा कोहराम मचाया कि फिर दिल्ली को फिर से पनपने में 100 साल लग गए। यह बात 1398 की है। समरकंद का शासक तैमूर लिंग मध्य एशिया से होते हुए ईरान और इराक तक आक्रमण कर लूट मार कर चुका था। वापस लौटते समय जब वो अफगानिस्तान पहुंचा, तभी काबुल में एक गुप्तचर उससे मिलने आया। वे गुप्तचर दिल्ली से लौटा था। उसने बादशाह को बताया कि दिल्ली की हालत ठीक नहीं है। दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक की 1388 में मौत होने के बाद वे वहां की सल्तनत कमजोर नजर आ रही है। फिरोज शाह की मौत के 10 सालों के अंदर यहाँ कई शासक बदल चुके हैं। गद्दी के लिए हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली के तुगलक वंश की आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उस पर हमला किया जा सकता है। मौका अच्छा है, कामयाब हुए तो इतना माल मिलेगा जो अब तक नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान उन दिनों काफ़ी अमीर देश माना जाता था। सोने की चिड़िया कहते थे इसे। दिल्ली की दौलत के बारे में तैमूर ने भी काफ़ी कुछ सुन रहा था। ऐसे में उसने गुप्तचर की बात सुनते ही वापस लौटने का इरादा बदल दिया। अब उसने अपने सिपा सलारों को बुलाया, उन्हें दिल्ली की स्थिति के बारे में बताया। कहा ये अच्छा मौका है दिल्ली को लूटने के लिए। इस मीटिंग में उसके कुछ वजीरों का कहना था, लेकिन हुजूर कुछ और बातें हैं जिन पर ध्यान दीजिए। दिल्ली के बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के पास हाथियों की एक बड़ी फौज भी है, जिससे बड़ी बड़ी सेनाएं कांपती हैं। सुना है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। साथ ही साथ दिल्ली की फौज भी काफ़ी बड़ी है। हमारा मानना है कि एक बार अच्छे से सोच लिया जाए, फिर कोई निर्णय लो। तैमूर लिंग को जब मीटिंग में वजीरों ने दिल्ली के हाथियों वाली बात सुनाई तो कुछ देर को वो भी सोच में पड़ गया। उसने कुछ दिन का समय लिया और कुछ रोज बाद फिर अपने सिपा सलारों को बुलाया। कहा देखो कुछ महीनों की बात है,
अगर जीत गए तो बढ़िया, और अगर ज़्यादा परेशानी आई तो वापस आ जाएंगे। एक चांस लेने में क्या दिक्कत है। ये अगस्त का महीना था। तैमूरलंग की फौज दिल्ली कुछ करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तैमूर के सामने दिल्ली जीतने से बड़ी चुनौती दिल्ली तक पहुंचने की थी। उसके पास करीब 1 लाख सैनिक थे और इसकी दुगनी संख्या में घोड़े। इन घोड़ों पर राशन लदा हुआ था। तकरीबन 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। मशहूर इतिहासकार जस्टिन मोरेजिन वो लिखते हैं कि भले ही तैमूर की सेना को लड़ने का जबरदस्त अनुभव था, लेकिन दिल्ली तक आने के लिए ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ा था। उन पर चलने का अनुभव उन्हें नहीं था। आगे लिखते हैं कि कोई भी और सेना होती तो हार मान जाती और आधे रास्ते से वापस लौट जाती, लेकिन तैमूरलंग मरते घोड़े और सैनिकों को देखकर भी पीछे नहीं हटा। वो लंगड़ा था और उसे कई बार पैदल भी चलना पड़ा, लेकिन उसने इरादा नहीं बदला। तमाम परेशानियों झेलने और तकरीबन 3 महीने बाद वो सिंधु नदी तक आ पहुंचा। उधर दिल्ली में इस खबर से हड़कंप मच गया था। यहाँ के बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आपसी कलेश के चलते वैसे भी डरे हुए थे। ऐसे में दिल्ली में असली हुक्म मलको इकबाल खां और सारंग खां का चलता था। ये दोनों बादशाह के वजीर थे। जब तैमूरलंग सिंधु नदी पर आकर रुका तो यहाँ सारंग खां ने उसे आगे बढ़ने से रोका, लेकिन तैमूर ने उसकी सेना को कुछ घंटों में कुचल दिया और आगे बढ़ चला। अब मंगोलों की फौज सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान में घुस चुकी थी। बहुत तेजी से ये दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। जो भी रास्ते में विरोध करता उसे कुचल दिया जाता। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया। उन्हें कुछ रोज बाद ही मारने का आदेश दे दिया। उसे डर था कि कहीं ये युद्ध के दौरान ऐसा ना हो कि ये बंदी उत्साहित होकर दिल्ली के सैनिकों के साथ मददगार बन जाएं। इसीलिए उसने एक एक बंदी को मरवा दिया। दिल्ली के पास जब तैमूर का काफिला पहुंचा तो उसने दिल्ली की सीमा से सटे लोनी में अपना शिविर लगाया। इधर दिल्ली का बादशाह महमूद शाह परेशान थे। उन्हें पता था कि उनके पास तैमूर की सेना का मुकाबला करने के लिए सैनिक काफी कम हैं। आंतरिक कलह के चलते कई बार दिल्ली की सेना में बगावत हो चुकी है। सैनिक भी अलग अलग गुटों में बटे हुए थे। बादशाह के पास तकरीबन 10,000 घोड़े, 40,000 सैनिक और करीब 150 हाथी थे। उनके सैनिकों और घोड़ों की संख्या काफी कम थी तैमूर की सेना के सामने, लेकिन बादशाह और उसके खासम खास वजीर को मलक इकबाल खान को अपने हाथियों की फौज पर भरोसा था। ये फौज ही उनकी सही हिम्मत बांधे हुई थी। इसी दौरान मलक खान ने एक प्लान बनाया। प्लान था कि अचानक तैमूरलंग के शिविर पर हमला किया जाएगा। हो सकता है कि इससे घबराकर वो वापस भाग जाए, लेकिन शायद दिल्ली के बादशाह और उनके वजीर ये भूल गए कि तैमूरलंग ने यूं ही एक के बाद एक देश फतेह नहीं किए थे। उसके लिए कहा जाता था कि वो हमेशा अपने दुश्मन की चाल से एक कदम आगे रहता था। मलक खान के हमले का प्लान तैयार था, लेकिन इससे 2 रात पहले ही तैमूरलंग के सैनिकों ने दिल्ली के शाही असला खजाने में तैनात एक सैनिक का अपहरण कर लिया। सैनिक को पीटा गया तो उसने मलक खान का सारा प्लान उगल दिया। 2 रोज बाद जब मलक खान के सैनिकों ने तैमूर की शिविर पर हमला किया तो उन्हें उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। और ये तय हो चुका था कि एक बड़ा युद्ध होकर रहेगा। दोनों तरफ से तैयारी शुरू हुई। 17 दिसंबर 1898 को मलक खान और बादशाह महमूद शाह की सेना तैमूरलंग की सेना से लड़ने दिल्ली गेट से बाहर निकली। उन्होंने हाथियों को बीच में रखा, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। उन पर हाथियों से लैंस सैनिक सवार थे। लड़ाई में तैमूर की सेना भारी पड़ने लगी, लेकिन जब दिल्ली के हाथी आगे आए, मंगोली सेना कुचले जाने लगी। दिल्ली के बादशाह महमूद शाह और वजीर मलक खान ये देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन जैसा कि उस समय कहा जाता था
कि तैमूर लिंग की हर चाल सामने वाले से एक कदम आगे होती थी। यहाँ भी थी, तैमूर ने हाथियों से निपटने का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था। तैमूर लिंग ने बैलों और ऊँटों के ऊपर लकड़ी और सूखी घास लदवा दी और युद्ध के दौरान जहाँ उन्हें खड़ा किया गया था उसके पीछे बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए। युद्ध में जब दिल्ली की सेना के हाथी आगे आने लगे तो तैमूर ने अपने सैनिकों से ऊँटों और बैलों पर रखी घास में आग लगाने को कहा। जलती आग के साथ ऊँट जब आगे बढ़े तो हाथी डर कर उल्टे भागने लगे। आगे जाते तो गड्ढे में गिरते, इसलिए वो उल्टे भागे। अब वो अपने ही सैनिकों पर चढ़ने लगे थे, उन्हें कुचलने लगे थे। दिल्ली के सैनिकों में इससे हड़कंप मच गया। दिल्ली की हार निश्चित हो गई और कुछ घंटों में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के बादशाह महमूद शाह और उनके वजीर मलूक खां दिल्ली छोड़कर जंगलों में भाग गए। इसके बाद दिल्ली में मंगोली सैनिकों ने जश्न मनाया। इस दौरान औरतों को छेड़ने लगे। वो गली गली लोगों का रुपया पैसा और अनाज लूटने लगे। ये देख दिल्ली के लोगों ने तीखा विरोध किया। सड़कों पर जमकर खून खराबा हुआ। बताते हैं कि जब दिल्ली के लोगों के विरोध की बात तैमूर लिंग को पता चली तो उसने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। अगले 4 दिन में सारा शहर खून से रंग गया। इतिहासकार जस्टिन बताते हैं, तैमूर के सैनिकों को दिल्ली में लूटमार करने और लोगों को मारने की खुली छूट थी। बड़ी संख्या में लोगों ने बचने के लिए एक मस्जिद में शरण ली। उन्हें लगा कि मंगोली सैनिक यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन सैनिकों ने यहाँ छिपे एक एक व्यक्ति को मार दिया। मोरंजी के मुताबिक उन्होंने उनके काटे हुए सिरों का ऊंचा ढेर सा लगा दिया। बताते हैं कि इस बीच तैमूर लिंग दिल्ली में केवल 15 दिन रहा और इस दौरान उसके वजीरों और सैनिकों ने दिल्ली को बड़ी बेरहमी से लूटा, फसलों को तबाह किया, ऐसा हाल किया कि दिल्ली 100 साल बाद उभर आई। इतिहासकारों की माने तो दिल्ली उजड़े या बर्बाद हो जाए, तैमूर लिंग को इससे मतलब नहीं था, क्योंकि उसे दिल्ली पर शासन करना ही नहीं था। वो दिल्ली केवल और केवल एक मकसद से आया था, वो था उसे लूटने का। उसने अपना यही मकसद पूरा किया और फिर तुरंत समरकंद के लिए वापस निकल पड़ा। चलते चलते एक और बात, तैमूर लिंग चंगेज खां के लगभग 100 साल बाद पैदा हुआ था। इतिहासकारों की माने तो उसने हमेशा ही खुद को चंगेज खां से जोड़ना चाहा, लेकिन उसने चंगेज से सिर्फ उसकी क्रूरता सीखी, शासन करना नहीं। तैमूर कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, लेकिन फिर भी वो कभी चंगेज खान जैसा रुतबा हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि युद्ध लड़ने के पीछे का उसका मकसद दुनिया को लूटना और बर्बाद करना ही था। वो जिंदगी भर चंगेज खान की नकल करता रहा, पर कभी इतनी सी बात नहीं सीख पाया कि बड़े से बड़े राजा को उसके अपने शासन के लिए ही जाना जाता है, और इसलिए वो केवल एक आक्रांता ही बन रह गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।